नमस्कार दोस्तों। मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है, कभी गोदी मीडिया कहा जाता है, कभी तिहाड़ी मीडिया कहा जाता है। और ये इन सभी चीज़ों के पीछे एक लॉजिक है। लेकिन आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि 2014 के बाद एक नया ट्रेंड आया जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है जब और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मीडिया ने जो है वो लगातार जो है वो सरकार की बात को जस्टिफाई किया, सरकार की ही बात की। उसमें जो आम जन की बात थी वो बात नहीं हुई। और उसके बाद होता क्या है कि मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। एक नई टर्म इजाद हुई, एक न्यू इन्वेंशन हुई, जिसके तहत जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया बोले तो हमारा टीवी चैनल हो गए, अखबार हो गए, वो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे इवन की वेबसाइट पे भी जो था वो बढ़ चढ़ कर बीजेपी का और ख़ास करके जो एनडीए गवर्नमेंट है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसका प्रचार हुआ। जो अल्टरनेट मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑपरेट होता है, जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक चैनल हो गया, इस माध्यम ने हमारे अल्टरनेट मीडिया ने एक नई टर्म यूज़ की, गोदी मीडिया। जैसे कि मैंने पहले बताया, गोदी मीडिया उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो सरकार के तरफदार थे, जो सरकार की तरफदारी करते थे। लेकिन मेरा सवाल सोशल मीडिया या फिर अल्टरनेट मीडिया से जुड़े उन सभी वरिष्ठ पत्रकारों से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चाहे उसमें रवीश कुमार हों, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, या फिर अजीत अंजुम हों, चाहे अभिषार शर्मा हों, साक्षी जोशी हों, और फिर और भी जो बड़े पत्रकार थे जिन्होंने 2014 के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनाए, जिनमें बरखत शामिल हैं, इन सभी ने इस टर्म का अपने हर एक कार्यक्रम में, हर एक शो में बड़े जोर शोर से इस्तेमाल किया जी। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया जो है ये बीजेपी ने नहीं बनाया। गोदी मीडिया बना कैसे, इसके लिए आपको पीछे जाना होगा 1947 में, जब देश आज़ाद होता है। और 1950 में जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 में जब वो वजूद में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है, उसके अंदर हर चीज़ के लिए लॉ था, लेकिन मीडिया को लेके कोई कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक नहीं है। मीडिया के लिए कानून के नाम पे सिर्फ एक एक्ट है जिसे हम 1955 वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट कहते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ डिफाइन की गई है कि पत्रकार कौन है। उसके अंदर प्रूफ रीडर को पत्रकार माना गया है, उसके अंदर सब एडिटर को पत्रकार माना गया है, उसके अंदर जो रिपोर्ट राइटिंग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो रिपोर्ट राइट करते हैं, उनको पत्रकार कहा गया है। इसको छोड़ के और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट को डिफाइन करे। जर्नलिस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। 1947 से 1947 से लेके 2000 तक चीज़ें अच्छे से चलती रही। चाहे वो हिंदी अखबार था, चाहे अंग्रेजी अखबार था, उसमें जो योग्य जो लोग थे, जो कैपेबल थे, वही लोगों को भर्ती किया जाता था, वही लोग पत्रकारिता करते थे। लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट का दौर आया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोगों ने यूज़ किया, जिसे हम मीडिया स्टडीज़ के अंदर हम उसे कहते हैं अल्टरनेट जर्नलिज्म। और अल्टरनेट जर्नलिज्म में अगर कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई। अच्छी चीज़ें ये हुई कि बड़े सारे इशू ऐसे रहते थे उससे पहले, जब सोशल मीडिया नहीं था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच पाते थे, या फिर पत्रकार उस गहराई में नहीं जा पाते थे। चाहे उसमें आपका जियोग्राफिकल बैरियर हो, चाहे कोई सोशल बैरियर हो, तरह तरह के बैरियर थे, तो वो पत्रकार जो था वो उस खबर तक नहीं पहुंच पाता था, उस जो एंड यूज़र जिसे हम कहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, और बड़े सारे इशू जो थे वो बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ से आम इंसान की जो बात थी वो दुनिया तक पहुँचने लगी। क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद दुनिया को कहा गया ग्लोबल विलेज। मतलब ये दुनिया जो है एक ग्लोबल वैश्विक गांव बन गया, जहां
मतलब आप यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो आपका वो प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया की, वो बात अमेरिका में भी पहुंच रही थी, वो चाइना में भी पहुंच रही थी, वो रशिया भी पहुंच रही थी, वो सारी यूरोपियन कंट्री में पहुंच रही थी, मिडिल ईस्ट में पहुंच रही थी, एशियाई कंट्रीज में पहुंच रही थी, वो सब जगह चली गई सिर्फ इस वजह से कि दुनिया जो थी वो एक ग्लोबल विलेज बन गई इंटरनेट के आने के बाद। अब मैं आपको दूसरा पहलू दिखाना चाहूँगा, इंटरनेट के आने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई। जिस दौर में मैंने पत्रकारिता शुरू की, मैंने 2006 में पत्रकारिता शुरू की, उस टाइम पे प्रिंट का बहुत बोलबाला हुआ करता था, और अगर प्रिंट में कोई खबर लगती थी उसका इम्पैक्ट होता था, सरकार उसकी कॉग्निजेंस लेती थी, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो है कॉग्निजेंस लेती थी और खबर पे एक्शन होते थे। लेकिन जब ये सोशल मीडिया का ट्रेंड आया कि लोग फेसबुक जर्नलिज्म कर रहे हैं, मोबाइल कैमरा लिया, चले गए रिपोर्टिंग करने, एक लोगो बना लिया, चले गए, या फिर यूट्यूब के माध्यम से रिपोर्टिंग शुरू हुई, उसका सबसे बड़ा फेलियर ये हुआ कि मीडिया के नाम पे ब्लैकमेलिंग भी शुरू हुई, जो कि पहले से भी होती आई है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आने के बाद ही ब्लैकमेलिंग हुई, ब्लैकमेलिंग उससे पहले भी होती आई है। अगर आप सभी को याद हो, सुधीर चौधरी जो आजकल आज तक में हैं, वो ब्लैक एंड वाइट नाम से शो चलाते हैं, वो भी उगाही करते पकड़े गए थे। उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे टाटा ग्रुप से। खैर वो कंप्लेन बाद में विड्रॉ होगी और किसी तरीके से वो जेल से बाहर आ गए। तो इस तरह के बड़े सारे मामले सामने आए जहाँ पे मीडिया ने करप्शन की, मीडिया ने एक्सटॉर्शन किया, ब्लैकमेलिंग की। लेकिन अब ये जो चीज़ें थी ये ग्राउंड लेवल पे भी चली गई, और बड़े लेवल पे जो था वो ब्लैकमेलिंग होनी शुरू हो गई। जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में सबसे पहले अगर किसी ने इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिए तो वो हैं मिस्टर मसरत उल इस्लाम, जो अभी डिप्टी कमिश्नर रामबन हैं। उनके अंदर ये गट्स इसलिए आए क्योंकि वो सिविल सर्विस में आने से पहले मीडिया में काम कर चुके थे। वो बतौर पत्रकार, उन्हें पता था कि पत्रकार की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने एक तरह का सर्कल निकाला था जिसमें एसएसपी रामबन को डायरेक्ट किया गया था कि इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी चेक की जाए, इन लोगों की जो लीगैलिटी है उसको चेक किया जाए कि आप वाकई में ये लोग लीगल हैं या इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी था। तो उसके बाद पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट में, जम्मू कश्मीर यूटी में एक मैसेज गया कि भाई अगर आप गलत करोगे तो यू हैव टू फेस द रिप्रिकेशन। और हालांकि दुख की बात यह है कि उसके बाद कुछ बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। जो इनिशिएटिव डीसी रामबन ने लिया वो वहीं तक कन्फाइंड रह गया। अब मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे लोग कहते हैं कि मीडिया के पास बहुत पावर है। ये अपने आप में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मीडिया के पास पावर है। मीडिया के पास कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक को राइट टू एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 19(1) ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें फ्री स्पीच की आज़ादी देता है, और मीडिया के पास भी वही आज़ादी है जो एक आम हिंदुस्तानी के पास है। इसके बाद मीडिया के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के अंदर मीडिया के लिए कोई सेपरेट लॉ कभी बना ही नहीं। मैंने इसलिए बड़े पत्रकारों का जिक्र किया जिनको आज लग रहा है कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। जब ये लोग बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में काम कर रहे थे तब इस बारे में बात क्यों नहीं हुई कि भैया मीडिया के लिए भी लगाम होनी चाहिए। मीडिया हाउसेज ने अपने लेवल पे जो था वो ओम्बुड्समैन जो थे वो अपॉइंट किए, और ये भी सब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेंगे जहाँ पे जो है आप फीडबैक दे सकते हो, जहाँ पे जो है आपका लीनियर कम्युनिकेशन है। आप अगर कुछ किसी तरीके की किसी खबर को लेके ऑब्जेक्शन फाइल करते हो तो उस पर सुनवाई होगी, लेकिन वो सिर्फ वहीं पे होगी यहाँ पे ओम्बुड्समैन बैठा हुआ है। वो एक सेपरेट पोस्ट थी जो मीडिया के साथ साथ और भी बड़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ओम्बुड्समैन आपको बैंकिंग सेक्टर में मिलेगा, या और जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं वहाँ पे भी जो है ओम्बुड्समैन की जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट होती है। दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि मैंने देखा कि
हमारे जम्मू की ही बात है, जम्मू कश्मीर की बात है कि वो मोबाइल जर्नलिस्ट जो फेसबुक पे रिपोर्ट डालते हैं, वो हाथ में लोगो लेके और दूसरे हाथ में मोबाइल लेके कहीं पे भी चले जाते हैं, जो अपने आप में एक लॉ की वायलेशन है, रूल की वायलेशन है। और इसमें सीधा सीधा जो है वो ट्रेसपासिंग का केस आप पे पड़ता है। अगर आप किसी प्राइमिसेस में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, उसमें आप एंटर करते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द पर्सन जो भी वहाँ का इंचार्ज है, आपको सबसे पहले कहीं पे भी जाने से पहले उसकी परमिशन लेनी है। और आपको अपना कैमरा ऑन करने से पहले या रिकॉर्डिंग शूट करने से पहले आपको उसकी परमिशन लेनी है। अगर वो आपको अलो करता है कि ठीक है भाई साहब, आप अपना कैमरा निकालिए, रिकॉर्ड कीजिए, मैं बात करूंगा, ठीक है, आप फोर्सफुली किसी पे जो है किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप फोर्सफुली किसी की वीडियो नहीं बना सकते, ये इलीगल है। और इसमें अगर कोई सीनियर जो अवेयर सिटीजन है वो आप पे केस भी कर सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। उसके बाद एक और चीज आती है कि ये चीज बड़ी कॉमन है कि मीडिया के अंदर ब्लैकमेलिंग है, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग कंप्लेन नहीं करते हैं कि मुझे किसी ने ब्लैकमेल किया, क्योंकि ब्लैकमेल वही इंसान होगा जिसकी कोई ना कोई कमजोरी होगी। अदरवाइज आप हर बंदे को तंग नहीं कर सकते हो, आप हर बंदे को मजबूर नहीं कर सकते हो, भाई मुझे पैसा दे, मैं तुम्हारी खबर कर दूंगा। और इस दौरान जो है मैंने नेशनल मीडिया अवार्ड भी अपने नाम किया, जो कि J&K में दो तीन लोगों को ही मिला है, और उन 3 लोगों में मैं भी शुमार हूँ। इसके साथ साथ ही जो है मेरी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो मेरी MA जर्नलिज्म में है। तो मुझे जर्नलिज्म के हर पहलू की थोड़ी थोड़ी समझ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ इन सारी चीज़ों का, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ है। मैं अंत में जो है मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो बार बार आप पे दाग लग रहे हैं गोदी मीडिया के, इन दागों से बचने के लिए, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए और आम इंसान के कंफर्ट के लिए जो है वो मीडिया के लिए लॉज बनाए जाएं। और J&K जैसी स्टेट जो ऑलरेडी बड़ी टर्मोइल में है, मिलिटेंसी है यहाँ पे, और बड़े सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। अभी हाल ही में मैंने ये भी देखा कि आप सबने देखा, मैंने क्या देखा, सबने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग हुई सोशल मीडिया में जिससे कम्युनल फ्लेयर अप हो सकता था। और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में, या अभी आज की डेट में हम यूटी हैं, तो जम्मू कश्मीर जैसी एरिया में कम्युनल रिपोर्टिंग करना या फिर उसे प्रमोट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत देने वाली बात है। दुख की बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस मसले पे कॉग्निजेंस नहीं ली। हमारी जो थाना अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम SHO कहते हैं, वो भी 2, 4, 6, 8 ग्राम चिट्टा ढूंढने में बिजी रहते हैं, ताकि शाम को जो है पुलिस हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर से एक प्रेस नोट निकल सके जिसमें ये बताया जाए कि फलाने थाने ने 6 ग्राम और किसी ने 3 ग्राम 2.5 ग्राम जो है वो चिट्टा पकड़ा है। चिट्टे से भी बड़ा खतरा ये वो लोग हैं मोबाइल में हाथ में जो माइक लिए फिरते हैं, जिनके हाथ में मोबाइल होता है, जो कम्युनल लाइन पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं या फिर सेपरेटिज्म की लाइन पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को होता है। और मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी ये गुजारिश है कि इन चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना आप चिट्टे पे या काले पे दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, और अगर इसको आज की डेट में टैकल नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में ये इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि उससे निजात पाने में हमें सालों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे। जैसे 90s में हुई गलतियों को अनदेखा किया गया, उससे पहले चीज़ें यूनाइट होती रही, और 90 से J&K में मिलिटेंसी चल रही है, और आज आप सभी जानते हैं 35 साल हो गए और मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो पाई। और ये जो हाथ में कैमरा लेके, मोबाइल लेके और माइक लेके चलने वाले लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ये जो है पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि कुछ लोग इस तरह का कंटेंट डेलिबरेटली प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। और रेडिकलाइजेशन जो है
वो टेररिज्म का पहला स्टेप है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, एलजी साहब से ये गुजारिश है कि इस पहले स्टेप को ही डिसमेंटल किया जाए ताकि आगे जो आने वाली मुसीबत है उसे रोका